छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र के सेट ए के प्रश्नों के सही हल का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न दिया है, विशुद्ध प्रतिरोधक युक्त एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कालांतर कितना होता है? तो आर युक्त रेजिस्टेंस युक्त जो एसी सर्किट होता है उसमें वोल्टता और धारा के बीच शून्य कालांतर होता है। कहने का मतलब किसी प्रकार का कोई कालांतर नहीं होता और दोनों ही एक ही पैटर्न पे अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर होगा सीधे सीधे 0 कालांतर। दूसरा प्रश्न है, किसी संधि डायोड को अग्र अभिनति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए? तो आप लोगों को ध्यान होगा पी एन संधि डायोड में डायोड का पी सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा जाता है। पी यानी कि पॉजिटिव आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। तो धन को धन से जोड़ने पर वह अग्र अभिनति होती है। तीसरा प्रश्न है, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा एक द्विध्रुव में माइनस से प्लस ध्रुव की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम मीटर। चौथा प्रश्न है, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है? तो विद्यार्थियों, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का है तो बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। पांचवा प्रश्न है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण लिखिए। तो डी ब्रोगली का तरंग समीकरण लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी से दिया जाता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, यही डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है। आपके सामने प्रश्न है, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और हमको उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ आपके सामने एक चित्र मैंने बनाया है जिसमें 3 संधारित्र 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपने पढ़ा होगा कि धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता होती है 1/C रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 1/C इक्वल टू 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होना चाहिए वो होगा 12। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इस प्रकार से 1/C इक्वल टू 4 10 3 13/12। तो रिजल्टेंट जो होगा C इक्वल टू 12/13 पिको है। दिस इज द आंसर। अब आप 6वें प्रश्न में आपसे कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में पूछा गया है। तो आप उसका जवाब 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि आप सीधे परिभाषा दीजिए कि जब एक प्रिज्म की सहायता से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तब विक्षेपण के पश्चात लाल रंग की किरणें और बैंगनी रंग की किरणें आपस में जो कोण बनाती हैं उसे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसको सूत्र के रूप में आप किस प्रकार से लिखेंगे? इसको थीटा से नापा जाता है। अब ये प्रश्न है केवल 2 नंबर का और इसकी परिभाषा एक लाइन में दी जा सकती है। तो
विद्यार्थी के सामने धर्म संकट ये होता है कि वो क्या क्या लिखे, 2 नंबर का सवाल है। तो इसमें आपको केवल मेरी समझ से परिभाषा देनी चाहिए और उसका सूत्र दे देना चाहिए। चित्र बनाने में चित्र चाहे तो बना सकते हैं क्योंकि ओपन बुक पैटर्न का है और समय तो लगता है लेकिन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो इसलिए इसका उत्तर इस ढंग से दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में जब परीक्षा दें तो अपने उत्तर को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं करें और जो पूछा गया है केवल उतना ही दें। तो इसमें केवल परिभाषा और उसका सूत्र दे करके थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर और उसके बाहर कोष्टक के बाहर ए लिख के आप इसको मानिए कि आपने सही और कंप्लीट उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगें उपयुक्त होती हैं क्यों? तो माइक्रोवेव ये लंबी दूरी तक प्रसारण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। कारण ये है कि माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अधिक होती है और तरंग दैर्ध्य कम होता है और इन दोनों चीज़ों के कारण फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है और तरंगों की ऊर्जा अधिक होने के कारण लंबी दूरी तक प्रसारण के बाद भी डिम नहीं होती, डल नहीं होती। कहने का मतलब सूचनाओं का प्रसारण दूर तक कर सकती हैं और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण यह सीधी रेखा पे चलती हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। तो यही कारण है कि माइक्रोवेव की सहायता से लंबी दूरी तक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। तो आपको इसमें दोनों ही बातें लिखनी है, उसकी तरंग दैर्ध्य के सूक्ष्म होने का और फ्रीक्वेंसी अधिक होने का क्या यूटिलाइजेशन है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 2 अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल किसी सेल या बैटरी में अंतर्निहित जो ऊर्जा है उसकी माप होती है। और विभवांतर का क्या मतलब है? विभवांतर का मतलब है किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विभवों में जो अंतर है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो जब भी 2 भौतिक राशियों या किन्हीं चीज़ों के बीच में अंतर पूछा जाए तो पहला अंतर तो उनकी परिभाषाएं होती हैं। आप दोनों को कॉलम बना के एक तरफ विद्युत वाहक बल और दूसरी तरफ विभवांतर लिख के उनकी परिभाषा दे दीजिए। फिर दूसरी बात, उसके और भी बारीकियों को आप लिखें। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है एग्जैक्टली? विद्युत वाहक बल किसी सेल के धन और ऋण प्लेटों के बीच के विभवांतर को कहते हैं जबकि उनसे किसी भी प्रकार की धारा न ली जा रही हो। कहने का मतलब खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और विभवांतर तो हमने परिभाषित किया ही है। और एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक ही होता है। विभवांतर किसी भी हालत में विद्युत वाहक बल से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, छोटा सा है, न्यूमेरिकल है। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर, उसके सिरों के बीच का वोल्ट जो विभवांतर है 2 वोल्ट का है। विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता क्या चीज़ होती है? इकाई लंबाई में जो विभव इकाई लंबाई का आपके पास तार है और उन दोनों उसके दोनों सिरों के बीच का जो वोल्टेज है उसी को हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहेंगे। तो सिंपल विभव प्रवणता बराबर होता है V/L यानी कि वोल्टेज बटे लेंथ। तो यहाँ 2 वोल्ट का विभवांतर 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच में है तो 2/10 यानी कि 0.2 वोल्ट पर मीटर, ये उसकी विभव प्रवणता होगी। आंकिक प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न को हल करने के लिए जो प्रयुक्त सूत्र है उसको सबसे पहले लिखा जाए और उसके बाद उत्तर में उसकी इकाई ज़रूर आपको मेंशन करनी है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं अभी आपको केवल 10वें नंबर तक के सवालों को ही हल करना बता रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि बाकी के सवालों को समझाया जा रहा है। और मेरे कुछ सजेशन है, आप अभी जो उत्तर तैयार कर रहे हैं जिसको आपको अपने स्कूल में बोर्ड परीक्षा के लिए सबमिट करना है, तो उत्तर तैयार करते समय आप बिल्कुल न घबराएं। जो प्रश्न बहुत अच्छे से बन रहे हैं उनको ही लिखें और जो प्रश्न अभी जिनके उत्तर आपको नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा होल्ड करें।
मैं अपने वीडियो में सभी सेट ए, बी और सी के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। आप 6 तारीख तक अपने आंसर्स वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मेरी तो सलाह ये है कि आपको 5 विषयों के आंसर तैयार करने हैं। तो सभी विषयों के पहले सरल सरल प्रश्नों को पहले लिख डालिए, जिनका उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप चूँकि घर में उत्तर लिख रहे हैं तो अनावश्यक उत्तरों को बहुत लंबा लंबा और लेंथी मत लिखिए, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, जो पूछा गया है वही। क्योंकि जो आपकी कॉपी का वैल्यूएशन होगा तो अनावश्यक लंबे उत्तर को परीक्षक बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता और मूल्यांकन करता उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता और एवरेज मार्किंग करता है। तो जो पूछा गया है वो लिखिए और अनावश्यक अपनी कॉपी को भरने का प्रयास ना करें। तो मेरे इस वीडियो को आप देख कर के इस पे कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे भी पूरे कोर्स 11वीं 12वीं का और आपके पीईटी पीएमटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का और आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाले जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जो विज्ञान से संबंधित होंगे, उनके वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। तो आपके कमेंट्स का और आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से। थैंक यू।